अभी आवाज आ रही है? हाँ सर आ गुड रही है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वीडियो पिन। मैम ये बच्चे बड़े हो सकते हैं मेरी जगह, मैं तो बड़ा हो चुका काफी। हाँ चार्ट हटा दीजिए मैम। हाँ बिल्कुल, कोई चार्ट नहीं, कोई चार्ट नहीं करेगा भाई। नहीं, देख लीजिए, मतलब अगर मैं ना भी दिखूं या छोटा दिखूं, बच्चे बड़े बड़े हो जाएं। कौन है? जरा 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ये बेटर है। हाँ अरे मुझे नहीं चाहिए कैमरा, कैमरा बैठो यार। अच्छा मेरा ही कैमरा। अरे भाई मैं दिखाई दे रहा हूँ। ना सर। नो सर। नो सर। नो अरे सर। तो डॉक्टर को दिखाओ फिर। यस सर, आप देख रहे हो। अब सही है? यस सही है। सर। कौन है? कौन है शर्मा जी का लड़का? सर आपकी वीडियो अनपिन हो गई है, इसी वजह से सबको दूसरे दूसरे दिख रहे हैं सब। सर मैम, जो मैं बिल्कुल इस बोलता है टाइम वो बिल्कुल ठीक दिखता लग है। रहा है। सर जो बोल रहा होता है उसकी वीडियो दिखने लगती है। डबल पिन कर लो। आज सर अब सही है, हो गया। कोई नहीं, चलेगा चलेगा। कौन है ये? हरीश है? चलो आज और छोटे हो जाओ, अगली बार करेंगे तुम्हारा इलाज। हाँ भाई लास्ट क्लास। अरे तुम लोग का टेस्ट भी तो था। देते हो तुम लोग पेपर? जैसे पर रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट तो ऐसे ही पता चल जाता ना, पेपर देते ही समझ में आ जाता है। सर आवाज आ रही है आपको? पर करा था। हाँ आवाज आ रही है, सर कृत उसमें तो तुम्हारी आ पूरे रही है, लेकिन क्रॉनिकल तुम्हें बॉन्डिंग अवॉइड के कर रहे हैं क्वेश्चन बेटा। आए थे। हाँ कृत बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, तुम्हारी आवाज आ रही है, सब दिखाई दे रहे हो। आगरा वाले भी दिखाई दे रहे हैं, सारे पब्लिक बैठी हुई है पीछे की तरफ। खंबे के और पीछे। ये तुम्हारा इंदिरापुरम सेंटर भी साफ दिखाई दे रहा है। काफी लोग दिख रहे हो मतलब, लेकिन पहचानने में कोई नहीं आ रहा है। हाँ आरुषा शायद सबसे पीछे बैठी है शायद। सर। और उसके साथ टियाना दिख रही है, हाय बाय हो रहा है हमारा। सर आप यार इंदिरापुरम मुझे सेंटर कुछ नहीं आ असल रहे? में बहुत दूर है यार, समझा करो बात को, बहुत दूर बैठे हो तुम लोग। इंदिरापुरम के पास में? सर आगे ठंड लगती है। नहीं नहीं ठीक है, तुम आगे भी बैठोगे दिखाई नहीं देगा। मेरे पास जो टीवी लगा है, जो 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 स्क्रीन है वो बहुत दूर है मुझसे, मतलब 15 फीट दूर, 20 फीट सर दूर। हाँ इंदिरापुरम सेंटर क्यों नहीं आ रहे आप? चलो हम लोग कहाँ पर थे भाई? सर इंदिरापुरम सेंटर। इंदिरापुरम सुबह जाता हूँ मैं, सुबह सुबह मेरी क्लास होती है। कल भी 9:30 बजे क्लास होगी, अगर बहुत दिल कर रहा है मिलने का तो आ जाना। सर मेरा रिजल्ट आ गया स्कूल का। क्या? रिजल्ट आ गया स्कूल का, स्कूल का रिजल्ट आ गया।
स्कूल का रिजल्ट आ गया। अब यार अब हम क्या बोले, घर वालों ने तुम्हें वैसे ही सर इतना मारा सुन होगा। तो लो नंबर। अब हम भी कुछ सुनाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। 34 कोई बात आए नहीं बेटा, 40 होता है। अरे 34 आए 40 में से। ये जीवन है, इस तरह की चलता रहता है, परेशान ना हो, परेशान ना हो। 34 आए 40 में से सर 34। अरे भाई लवली आई है आज यार, लवली अभी तो दिख रही थी, इतने छोटे कर दिए बच्चे, गायब हो गए। अरे अक्षरा, लवली आ गई। अक्षरा भी है भाई। अक्षरा, लवली तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। आ तो रही है सर मेरी, आपको आप मेरे से बात करो ना सर फिलहाल। अबे तुम थोड़ी देर अब चुप रहना यार। चलो तो टेस्ट जो हुआ था, जो कुछ बच्चों ने टेस्ट दिया था, तो अब कुछ सवाल हो सकता है करा हो, अब हमें पेपर का आइडिया नहीं, कुछ मुश्किल रहे होंगे, कुछ आसान, ऐसे ही रहता है पेपर। तो जो भी कमियां रही, पूरा केमिकल बॉन्डिंग आ गया था। क्या पूरा केमिकल बॉन्डिंग, और क्या आना था? तो केमिकल बॉन्डिंग ही तो आना था यार। सर मतलब काफी क्वेश्चन उसमें से ऐसे थे जो हमने पढ़े नहीं थे अभी तक। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन से जो पढ़े नहीं थे? कौन से थे इस तरह के? बेस पे भी थे। आदित्य, पेपर देख के कभी कभी ऐसा लगता है बेटा, यहाँ बच्चे बता रहे नहीं, कुछ पेपर इतना खराब नहीं था, ठीक सा था, करने लायक पेपर था। वैसे फिर भी अगर कुछ कमियां रह गई हो तो धीरे धीरे करके सीखना है ना। तो पर्पस टेस्ट का सिर्फ इतना है कि जो कमियां रह जाएं वो दूर की जाए, बस, और कुछ नहीं। इतने टेस्ट होते तुम्हें पता ही यार, हर टेस्ट का लोड लेके बैठे रहोगे कि नंबर खराब आ गए, बर्बाद हो गए, तो कैसे काम चलेगा यार? ये तो हर दूसरे पांचवें दिन टेस्ट होते हैं, कभी यहाँ होते हैं, कभी स्कूल में होते हैं। तो अगर टेस्ट की इतनी टेंशन लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कई बार बता चुके हैं तुम्हें, आप टेस्ट करिए, टेस्ट में जो कमियां हो उनको दूर करिए बस, ताकि वो कमी दोबारा ना हो। सिर्फ इतना ही पर्पस है टेस्ट का, कि जो गलती एक बार कर दी है वो गलती दोबारा ना करे। तो आप इतने सारे टेस्ट देने के बाद इतना रिफाइंड हो जाएंगे कि एग्जाम में, जो मेन एग्जाम है आपका, शायद उसमें गलतियां कम से कम करें, और जो रिजल्ट मिलना चाहिए मिल जाए। ठीक है ना? तो टेस्ट की टेंशन मतलब ये है कि थोड़ा सा पेपर जरूर पढ़ के दिया करो, मतलब ऐसे नहीं कि मुंह उठाए चले आए टेस्ट करने, ऐसे करके ऐसे नहीं। थोड़ा सा तैयारी कर ली, और तैयारी में भी हो सकता है पूरा सिलेबस तैयार ना कर पाओ, ये भी पॉसिबल है, लेकिन कम से कम जैसे मान लीजिए मैंने ये तैयार कर लिया कि मुझे शेप शूप निकालने आते हैं ऐसे, तो अब उसके कोई सवाल आएगा तो वो गलत नहीं होंगे, बस बात खत्म। तो मान लीजिए 4 सवाल शेप निकालने के आ गए, भाई ये टीबीपी है कि सीबीपी है, तो आपने सवाल देखा, ये तो हमने पढ़ा था, टिक कर दिया, तो वो 4 भी अगर सही हो गए ना तो कॉन्फिडेंस आता है, यार देखो यही पढ़ के आए है ना, ये 4 सही कर दिए, तो चलो ठीक है, आप कुछ और पढ़ के आएंगे, कुछ और भी करेंगे, कुछ और पढ़ते हैं, फिर पेपर दोबारा देखेंगे। मतलब सर ये तरीका यही होता है, इसमें घबराने की या नंबर खराब आने का। हम समझ रहे हैं कि नंबर जब खराब आते हैं तो कुछ लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है जो पीछे घर में बैठते हैं, लेकिन तुम तो हमसे ज्यादा चालाक हो, तुम्हारे साथ कोई पहली बार थोड़ा ना हो रहा नंबर खराब आना, तो तुम अब तक सीख गए होगे कि उनको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक है ना? तो बहरहाल हम लोग लास्ट क्लास में शायद क्या कर रहे थे, डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छा ठीक, याद आ गया। तो डाइपोल मोमेंट में एक जनरल डिस्कशन हो चुकी है हमारी कि डाइपोल मोमेंट में एक दो तरह के सवाल बन सकते हैं। एक तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो सकता है, जिसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से रिलेटेड कोई सवाल बन सकता है, जिसमें ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इनटू 100 किया जा सकता है, तो एक कैटेगरी वो बन सकती है। और दूसरा थोड़ा सा थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है कि भाई इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है या इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, कौन ज्यादा पोलर है कौन कम पोलर है, तो इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। तो हम लोग ने जो एक मेन डिस्कशन किए थे वो ये कि वो लोग जिनके इंडिविजुअल बॉन्ड्स नॉन पोलर है, उनका जो मॉलिक्यूल है वो तो नॉन पोलर होगा ही होगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल बॉन्ड्स पोलर है तो भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है ड्यू टू सिमेट्री। ये एक मेन डिस्कशन था। तो कभी हमसे पूछा जाए कि क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके इंडिविजुअल बॉन्ड्स पोलर हैं लेकिन वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो क्या ये ऐसा हो सकता है? तो हम बता सकते हैं ऐसा हो सकता है, जिसके रिजल्टेंट डाइपोल्स एक दूसरे को या रिजल्टेंट वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। ठीक, अच्छा, फिर इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे, तुमने देखा था। और उसके बाद जो एक एग्जाम्पल और लेना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो है हमारा एल्कीन सिस्टम। मान लीजिए एक एल्कीन ले लेते हैं, ये अब तुमने कभी सुना हो अगर, तो एल्कीन्स के कोई बताएगा? ऐसे जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, आइसोमर किसे कहते हैं? आइसोमर डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल। नहीं, अभी किसी और ने बोला, तुम क्या बोल रहे? नहीं, तुम नहीं, कुछ और बोला था इसका मतलब। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट मॉलिक्यूलर।
आइसोमर, हम आइसोटोप फोप की बात नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फॉर्मूला। बताइए आइसोमर की दिक्कत, ये हालत आइसोमर। आप आगरा से कोई कुछ बोलना चाह रहा है बेटा? सर आवाज कट रही है सर, बहुत ज्यादा आवाज कट रही है? नहीं कट रही सर। अभी सही हो जाएगा। तो किसी को है आइडिया, कोई बताना चाहेगा आइसोमर की डेफिनेशन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये तुम भी अभी कह रही थी, कुछ बच्चे कह रहे हैं। लेकिन यार ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है, समझ रहे हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि यही पढ़ाया जाता है। 10th तक जो है बेवकूफ बना दिया जाता है, तो हम बेवकूफ बन जाते हैं। 10th में लिखा भी यही गया कि आइसोमर वो दो लोग होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, ऐसे ही बोला जाता है 10th। ये सही नहीं है यार, बिल्कुल बिल्कुल फर्जी डेफिनेशन है, बिल्कुल गलत डेफिनेशन है, क्योंकि ये डेफिनेशन जो दी गई है, ये डेफिनेशन आइसोमर्स की किसी एक कैटेगरी की, जनरली आइसोमर की डेफिनेशन नहीं है। आइसोमर के दो पार्ट होते हैं, वो ये जो डेफिनेशन तुम्हें 10th में बताई गई थी वो आइसोमर के एक पार्ट की डेफिनेशन है, आइसोमर की डेफिनेशन नहीं। हम जनरल डेफिनेशन ले लेते हैं। आइसोमर वो दो लोग होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम, ये तो जरूरी है। आइसो मतलब सेम, मर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आइसोमर्स है वो दो लोग हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, बस यही है आइसोमरिज्म की डेफिनेशन। इसके अलावा कुछ नहीं है कि स्ट्रक्चर सेम नहीं, हमें मतलब ही नहीं है। दो लोग एक दूसरे के अगल बगल आके खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है लेकिन हमारी प्रॉपर्टीज में अंतर है, तो हम दोनों क्या बन गए? आइसोमर। यहां तक समझ में आया? ठीक, ये बात करके मैं जाने लगा, किसी ने एकदम से रोका, रुक जाइए, प्रॉपर्टीज में अंतर क्यों है जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? तो जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए। तो इसमें अंतर की दो वजह है। पहला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज में अंतर आ रहा है स्ट्रक्चर्स के डिफरेंस की वजह से। अगर ऐसा है तो आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। आइसोमर नहीं, आइसोमर का एक पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर, समझो बात। यानी आइसोमरिज्म की एक कॉमन डेफिनेशन, बड़ी डेफिनेशन है, दो लोग जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग हो, बात खत्म हो गई। अब एकदम से सवाल उठता है ये क्या बात होती है, प्रॉपर्टीज क्यों अलग है? तो अब दो वजह है। पहली वजह, इसलिए प्रॉपर्टी अलग है क्योंकि हमारे और आपकी शक्ल ही अलग है, बात खत्म हो गई। हमारी शक्ल कुछ और है, आपकी शक्ल कुछ और है, इसलिए हमारी और आपकी प्रॉपर्टीज में अंतर है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम। अगर ऐसा है तो हम दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर का एक हिस्सा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, अच्छा, अब किसी ने कहा कि भाई और भी कोई वजह हो सकती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के सेम होने के बाद भी प्रॉपर्टीज में अंतर आने की कोई और भी वजह है? एक और वजह है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम, हमारी और आपकी शक्लें भी सेम। हमने कहा फिर तो बात खत्म हो गई। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, शक्लें भी सेम है, तब तो फिर आप दोनों आइडेंटिकल हैं, तो फिर तो प्रॉपर्टीज में अंतर आ ही नहीं सकता। कह रहे नहीं, तब भी प्रॉपर्टी में अंतर आ सकता है अगर ग्रुप्स का, जो ग्रुप लगे उस मॉलिक्यूल के अंदर, उनका स्पेस में अरेंजमेंट बदल दिया। विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर, द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स इज डिफरेंट। अब ये कैसे पता चलता है कि स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं? स्ट्रक्चर सेम होता है आईयूपीएसी की वजह से। अगर आईयूपीएसी मेरी और आपकी सेम है तो हमारा और आपका स्ट्रक्चर सेम माना जाता है। हाँ, समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए मैं एक्स हूं, मैं वाई हूं, दो अलग अलग लोग हैं लेकिन दोनों की आईयूपीएसी सेम है, तो दैट मींस दोनों के स्ट्रक्चर्स सेम। लेकिन फिर भी उन दोनों की प्रॉपर्टीज में अंतर आ सकता है अगर स्पेस में ग्रुप्स का स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो रहा हो तो। अब मैं फिर से पूरी डेफिनेशन बोलता हूं, वो दो लोग जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, ऐसे दो लोग आइसोमर्स के नाम से जाने जाते हैं। प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आने की दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह, उन दोनों के स्ट्रक्चर्स ही अलग हो, दैट मींस उनकी आईयूपीएसी ही अलग हो, तो भी उनकी प्रॉपर्टीज में अंतर आ सकता है। दूसरा, आईयूपीएसी भी सेम हो सकती है, फिर भी प्रॉपर्टीज में अंतर आ सकता है अगर स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझता हूं जरा, अब क्योंकि हमें कुछ एक्सप्लेन करना था इसलिए ऐसे ले लेते हैं। अब तुम जरा थोड़ी सी अकल लगाना, फिर हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। ये आ गया H, इधर आ गया X, और एक और आदमी ले लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। थोड़ी सी आईयूपीएसी तो तुमने भी पढ़ी है, हल्की फुल्की। क्या तुम ये देख पा रहे हो कि ये वाला आदमी 2 ब्यूटीन है? थोड़ा बहुत तो जानते होगे, 10th में कुछ अगर गलती से पास हुए थे। ये ब्यूट है और ईन, और सेकंड नंबर पर 1 2, तो दिस इज ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, ऐसे समझो।
1 2 3 4 सेकंड नंबर पे इन 1 2 3 अबे दो ही तो 1 2 3 4 तो 2 नंबर पे ना, तो दिस इज 2। क्या इनके आईयूपीएसी सेम है? चलिए उधर आते हैं, नंबरिंग कहां से होगी, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया, डबल बॉन्ड की तरफ से। तो यानी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, लोग तो 4 ही हैं, तो दिस इज 1 ब्यूटी, दिस इज 1 ब्यूटी। अच्छा, इन दोनों की प्रॉपर्टीज में अंतर आने की वजह, सर इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, क्यों? क्योंकि इनकी आईयूपीएसी अलग है। देखिए डबल बॉन्ड कहां लगा, उसमें डबल बॉन्ड कहां लगा, सर इनकी तो स्ट्रक्चर ही अलग है, इसलिए 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस। लेकिन क्या इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है? तो हमने कहा भी चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखें तो ये वाला आदमी C4H8 है, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरे वाले आदमी के पास चलते हैं, अरे ये भी C4H8 है, ये भी बहुत बढ़िया। और तीसरे आदमी के पास गए, वो भी C4H8। इन तीनों लोगों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम, यानी ये तीनों आइसोमर्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप कौन से वो चेक करते हैं, सेकंड वाला और थर्ड वाला। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इनकी तो आईयूपीएसी अलग है सर, इनकी तो शक्ल ही अलग है। एक केस में डबल बॉन्ड बीच में ठूसा हुआ है और एक केस में डबल बॉन्ड कोने पे ठूसा हुआ है। सर इनका तो डबल बॉन्ड की पोजीशन ही अलग है सर। ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। प्रॉपर्टीज में जो भी डिफरेंस आ रहा है, इट इज ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस, एंड द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यानी ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या तक ठीक है सर ये 1 और 2 कहां से आए? क्या आदित्य क्या कह रहे हो बेटा? सर ये 1 और 2 कहां से आए? डबल बॉन्ड की पोजीशन तुमको अभी नहीं पास हो पाए क्या 10th? सर 10th में इतना पढ़ाया नहीं था सर, हमें डबल बॉन्ड तो बताया था। डबल बॉन्ड तो समझते हो दोस्त? हाँ सर। तो नंबरिंग अगर यहां से शुरू करें 1 2, तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सेकंड नंबर पे। यस सर। तो मैंने 2 ब्यूटीन लिख दिया। यस इधर आते हैं, इधर नंबरिंग करेंगे यहां से जहां डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड किस नंबर पे आ रहा है? पहले नंबर पर। यस सर। तो उसको 1 ब्यूटीन लिख दिया। ठीक है सर। ठीक है ना, तो ये 1 ब्यूटीन हो गया, ये 2 ब्यूटीन हो गया। और क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन ही अंतर है, शक्ल ही अलग है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। ठीक, अच्छा अब कोई कहे कि ये वाला आदमी और तीसरा वाला आदमी क्या है, क्या जवाब दोगे? अरे स्ट्रक्चरल है ना, ये भी 2 ब्यूटीन, वो आपका 1 बिल्कुल सर। यानी 1 with 3 रिलेशन इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, 2 with 3 द रिलेशन इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक, लेकिन 1 with 2, हमने कहा 1 with 2 मतलब क्या है भैया, क्या गड़बड़? कह रहा गड़बड़ कुछ नहीं है, आपका नाम, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कह रहा C4H8। फिर मैं इसके पास गया, मैंने कहा तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कह रहा C4, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मैंने कहा यार तुम आइसोमर हो सकते हो, तुम्हारी प्रॉपर्टीज में अगर अंतर आ गया तो तुम आइसोमर बन जाओ। अब अगर अंतर है तो किस वजह से ये डिसाइड करते हैं, क्या इसकी आईयूपीएसी और इसकी आईयूपीएसी सेम है? तो इसका मतलब इनके स्ट्रक्चर सेम, ये दोनों सेम शक्ल के लोग हैं, आपको लग रहे हो या ना लग रहे हो, इन दोनों की आईयूपीएसी सेम है। पहले कार्बन से आगे चले, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड मिला, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड खत्म हुआ और फिर एक चौथा कार्बन नजर आया। ये चीज आपको यहां भी दिख रही है, पहले दूसरे डबल खाली कार्बन, पहला दूसरा डबल खाली कार्बन। यानी जिस तरह से ये बनाया गया है उसी तरह से बनाया गया है। अगर ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल सेम सिचुएशन जैसी यहां है वैसी सेम सिचुएशन यहां भी दिखाई देती। 4 कार्बन है, लाइन से लगे हैं, चारों कार्बन में डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है, डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है। सर दोनों लोग सेम स्ट्रक्चर के लोग, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज में अंतर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रुप्स का स्पेशियल अरेंजमेंट सेम नहीं। कैसे पता चल रहा है ग्रुप का स्पेशल अरेंजमेंट सेम नहीं है? ये देखिए, इस CH3 के साथ कुछ दूरी होगी, स्पेस में इनके बीच की कुछ दूरी होगी D1, जो भी दूरी है। ठीक, इस ग्रुप के साथ इस CH3 के साथ भी स्पेस में कुछ दूरी होगी D2, और एकदम साफ समझ में आता है D2 इज ग्रेटर देन D1। कुछ समझे कि नहीं बात? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि D2 की वैल्यू D1 से बड़ी है, और अगर D2 की वैल्यू D1 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो ग्रुप जो सिमिलर ग्रुप्स हैं CH3 वो पहले एक दूसरे के ज्यादा करीब लगे थे, और जब उनको ऊपर से नीचे कर दिया तो इनके बीच की डिस्टेंस बदल गई। यानी स्पेस में ग्रुप्स का अरेंजमेंट बदल रहा क्योंकि उनकी आपस में दूरियां बदल रही। यानी ये वो दो लोग हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट। यानी ग्रुप्स का स्पेशल अरेंजमेंट के डिफरेंस की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में अंतर आ रहा है, लेकिन ये लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के नाम से नहीं जाने जाएंगे, ये स्टीरियो आइसोमर्स के नाम से जाने जाएंगे। यानी ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो समझते हो, ऐसे स्पेस ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स। यानी ऐसे दो लोग जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज में अंतर हो, ऐसे दो लोग क्या बन जाते हैं? आइसोमर्स, नहीं आइसोमर। अब अगर प्रॉपर्टीज में अंतर आया दो वजहों से, पहली वजह स्ट्रक्चरल डिफरेंस, और वो कैसे पता चलता है? आईयूपीएसी। तो इफ द प्रॉपर्टीज डिफरेंस इज ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस, दे बोथ आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एंड इफ द प्रॉपर्टीज डिफरेंस इज ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट्स ऑफ द ग्रुप, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स। इतनी कहानी।
ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई पूछता है 1 सेकंड का रिलेशन क्या है, तो 1 और सेकंड का रिलेशन स्टीरियो आइसोमरिज्म का रिलेशन है। 1 का थर्ड के साथ क्या रिलेशन है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का रिलेशन है। सेकंड का थर्ड के साथ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का रिलेशन है। यानी जब कभी भी आईयूपीएसी में अंतर आएगा विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम समझ जाएंगे कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है या आईयूपीएसी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ऐसे में अगर प्रॉपर्टीज में अंतर आ रहा है तो वो ग्रुप्स के स्पेस में लगे अरेंजमेंट की वजह से आएगा, जिनको स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी में डाल दिया। कुछ समझे बात? अब ऐसे सोचते हैं जरा, मान लो कोई आवाज लगाए 2 ब्यूटीन इधर आओ। आप देखिए, आपने आवाज लगाई, नाम से जब आवाज लगाते हैं तो जिसको आवाज लगा रहे हैं उसी को आना चाहिए। आपने ऐसे सोचा भाई मुझे किसी एक आदमी से मिला 2 ब्यूटीन इधर आओ, ऐसे ये दोनों दौड़ी चल गए क्योंकि दोनों 2 ब्यूटीन, दोनों के आईयूपीएसी 2 ब्यूटीन। आप क्या करें, अरे भाई मुझे तो किसी एक से मिलना है, तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को भी अगर आपस में डिस्टिंग्विश करना है तो आपको आईयूपीएसी में कुछ और नाम जोड़ना पड़ता है, और वो है सिस या ट्रांस। अब हम इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, हालांकि ऑर्गेनिक में डिटेल में बात करेंगे। हम डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड बात करना चाह रहे थे ताकि सिस और ट्रांस का नाम आए तो तुम पहचान सको। पहले ये बताओ, ये समझ गए कि ये दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और अगर ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो इनका मतलब इनकी आईयूपीएसी सेम होगी लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा। तो फिर इनके नाम को कैसे जस्टिफाई करें, मतलब दोनों की जब आईयूपीएसी सेम है तो इनको आपस में डिस्टिंग्विश कैसे करें। भाई ये ठीक है सर, इसको बुलाना है तो 1 ब्यूटीन बुला लीजिएगा और इसको बुलाना है तो 2 ब्यूटीन बुला लीजिएगा। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को आवाज लगाओगे तो अलग अलग आदमी आ जाएगा। 1 ब्यूटीन इधर आओ, ये आ गया। 2 ब्यूटीन इधर आओ तो 2 ब्यूटीन ही आएगी आपके पास। लेकिन दिक्कत क्या है, 2 ब्यूटीन के 2 आदमी, 2 फॉर्म्स हैं और दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनकी आईयूपीएसी सेम होती। तो यानी अगर आपने 2 ब्यूटीन की आवाज लगाई तो आपको ये भी देखने को मिलेगा और आपको ये भी देखने को मिलेगा। अगर आप इन दोनों में से किसी एक आदमी से मिलना चाहते हैं तो आपको 2 ब्यूटीन के नाम के आगे एक छोटा सा नाम और लगाना पड़ेगा, एक नाम के आगे सिस और एक आदमी के पहले ट्रांस। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे सिस क्या है और ट्रांस क्या है? सिस वो होगा जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड होंगे, सेम ग्रुप सेम साइड, दैट इज सिस। और ट्रांस वो होंगे, ट्रांस वो होंगे जिसमें सेम ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यानी सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रांस। यानी अगर आपको इन दोनों में से इस आदमी से मिलना है तो आप सिर्फ 2 ब्यूटीन मत बोलिएगा, क्योंकि 2 ब्यूटीन बोलेंगे तो दोनों चले आएंगे। आपको आवाज लगानी पड़ेगी वो वाली 2 ब्यूटीन इधर आओ जो सिस है, तो ये आ जाएगी। वो वाली 2 ब्यूटीन इधर आओ जो ट्रांस है, तो ये वाली आई। हाँ, अगर आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को आपस में डिस्टिंग्विश करना है तो आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए आईयूपीएसी का सहारा ले सकते हैं। आप आईयूपीएसी बोलिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अलग हो जाएंगे। लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए आईयूपीएसी से सहारा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स की आईयूपीएसी सेम होगी, इसलिए तब आपको कुछ स्पेसिफिक नाम ऐड करने पड़ते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ एक बात जो मैं बताना चाह रहा था वो ये कि मैं अब इन दोनों लोगों के डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना चाह रहा था, ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि ये दोनों लोग हैं तो अलग। नाम भले ही सेम जैसे लगते हो, भले ही इनकी आईयूपीएसी सेम लगती हो, भले ही इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम क्यों ना लगते हो, लेकिन इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर है, और वो अंतर ही तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं। बताओ, यहां तक नोट कर लिया? ठीक, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन को दोबारा लेके आते हैं। एक ले लेते हैं सिस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन का मतलब 2 एक जैसे ग्रुप एक तरफ, दिस इज सिस 2 ब्यूटीन। कोई भी 2 सेम हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि ये वाले भी 2 हो, ये वाले भी 2। अगर ये दोनों भी सेम है तो भी चलेगा, ये दोनों सेम है तो भी चलेगा। यानी कोई भी एक जैसे ग्रुप अगर एक तरफ है तो आप उसे सिस बोल देंगे। तो दिस इज सिस 2 ब्यूटीन। और इसी का ट्रांसफॉर्म क्या होगा? CH3C C CH3, ये H और ये H, दिस इज ट्रांस। हाँ, एक बार दोबारा पैसे जमा करना। तो ये एक सिस हो गया, क्यों एब्सेंट है? भाई तो ठीक नहीं लग रही। 2 बार समझा करो, 2 बार आदमी कैसे भौंकेगा? कहीं से नोट करो और थोड़ा सा फिर पूछो, दिक्कत है वो पूछो। पूरा शॉर्ट में कैसे डिस्कस किया जाता है डाइपोल मोमेंट। तो ये एक सिस है, ये एक ट्रांस। ठीक, तो अब सिस और ट्रांस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये तो समझ में आ रहा है कि अभी तुम्हें हो सकता है समझ में खुद आ जाए ना। एक बार थोड़ा सा अपने आप भरोसा रखो, हो सकता है तुम्हें चीज समझ में आने लगे, है ना। थोड़ा सा तसल्ली रखते हैं। तो ये सबसे पहले ये कहना चाह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो ये बताइए क्या ये दोनों लोग अलग हैं? तो मैं कहूंगा हाँ, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज दे आर नॉट सेम। तो उसने कहा ये आप कैसे प्रूव करेंगे कि सेम नहीं? तो हमने कहा देखिए आप एक प्रॉपर्टी लेके देख लीजिए। हमने सबसे पहले एक प्रॉपर्टी निकाली डाइपोल मोमेंट।
अब हो सकता है डाइपोल मोमेंट भी इनका सेम ना हो, चेक करते हैं। यार मुझे एक डाउट आ रहा है, CH3 और C का क्या कोई डाइपोल बन सकता है? डाइपोल तो उन दो लोगों के बीच में बनता है जिनमें नेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्योंकि नेगेटिविटी के अंतर की वजह से एक आदमी पे डेल प्लस और एक आदमी पे डेल माइनस आता है, और डाइपोल की डायरेक्शन डेल प्लस से डेल माइनस की तरफ। यानी अगर बॉन्ड में पोलैरिटी है तो डाइपोल है, पोलैरिटी नहीं तो काय का डाइपोल? डाइपोल तो पोलैरिटी को ही तो नापता है, जिसकी नपाई डाइपोल मोमेंट से की जाती है। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा बॉन्ड का, वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा पोलर समझा जाए। अब क्या, ये तो बड़ा अजीब सा सवाल हो गया सर, कार्बन मैं हूं, कार्बन आप, जब दो आदमी कार्बन ही हैं तो निगेटिविटी तो सेम ही होनी चाहिए। भाई ये बताइए, क्या ये कहना ठीक है कि दो एलिमेंट्स की निगेटिविटी सेम हो सकती है? अब बहुत सारे लोग हैं सर जिनकी, और जो दो एलिमेंट सेम हो गए तो सेम ही होनी चाहिए। भाई वो तो एक अलग केस हो गया कि जो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पाउलिंग स्केल पर 2.1 और 2.1 होती। चलिए ये तो यूनिक केस होगा कि भाई दो अलग अलग लोग हैं जिनकी पाउलिंग स्केल पर या किसी भी स्केल पर नेगेटिविटी की टर्म्स सेम आ रही। चलिए ठीक, वो तो चलिए अलग कर दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं चलो इसमें तो डाउट होता है कि भाई क्या दो लोगों की सेम हो सकती है। या तो सवाल ये उठता है मैं भी कार्बन हूं और आप भी कार्बन, किसी भी स्केल पर जब एलिमेंट ही सेम है तो निगेटिविटी तो सेम ही होनी चाहिए। इसमें तो ये भी याद नहीं करना है कि सर फास्फोरस का 2.1 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, ये तो आपने याद कर लिया है। अब सारे बच्चे थोड़ा याद करके जाएंगे, तो ठीक है नहीं याद करके जाएंगे, लेकिन ये तो याद करके जाएंगे कि जब दो एलिमेंट सेम होते हैं तो उनकी निगेटिविटी चाहे कुछ भी होगी तो सेम। जब एलिमेंट सेम है तो निगेटिविटी सेम है। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि दो एलिमेंट जब सेम हो तो उनकी निगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है? The negativity difference between two atoms, if they are same, the negativity difference is 0. True or false? False. गड़बड़। अब ये आज शायद थोड़ा सा समझ पाओ, हालांकि इस बारे में मैंने पहले कुछ बच्चों के साथ बात की है, लेकिन याद किसी को नहीं रहता, तो इसलिए सबके लिए नया आई। अब मैंने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई थी तो उस टाइम पर मैंने एक फैक्टर लिखवाया था और उस टाइम पर बोला था बस लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए परसेंटेज एस वेक्टर। क्या बेटा? एस परसेंटेज वेक्टर। हाँ बिल्कुल भाई, मैंने एक फैक्टर लिखवाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को गवर्न करता। हम इस बारे में बात करते हैं, उसका रीजन भी होगा, चलो अभी वो समझ लेंगे। लेकिन अब तुम ये बताओ, अब क्योंकि तुमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया है तो शायद तुम में से कुछ लोग ये बता सकें कि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये वाला जो कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 जरा चेक करके देखो। क्या बताया गया था? एक कार्बन से कितने बॉन्ड लगे हैं? 4। क्या कार्बन पे कोई लोन पेयर है? नहीं, तो इसका मतलब स्टेरिक नंबर 4 है। जिस कार्बन का स्टेरिक नंबर 4 है, जिस पे लोन पेयर नहीं है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। लोन पेयर होता भी तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता ना। इफ स्टेरिक नंबर इज 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। लोन पेयर तो शेप वगैरह में काम आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा। ठीक, तो सर आपका sp3, चलिए आते हैं। क्या ये भी कहना ठीक है कि साहब का भी sp3? चलिए ठीक, और आगे बढ़ते हैं। ये भी कार्बन ही है, इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें, सोच जवाब देना, बड़बड़ाना नहीं। कितने सिग्मा, हमें तुम तो सवाल हमसे ही पूछ ले तो हम ही जवाब दे देते हैं, इतनी देर में जवाब देना। कितने सिग्मा लगे हैं? 3। लोन पेयर है नहीं तो फिर क्या बचा? sp2। अरे तुम लोग भूल गए, तुम्हें कितने सारे ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाए थे, ये इंदिरापुरम वाले, आगरा वाले, जिसमें कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड 42 लगा दिए थे, 42। और पूछा गया था इधर के दो लोग और उधर के दो लोग सेम प्लेन में है कि नहीं, परपेंडिकुलर। भूल गए सब? याद है। तो वही तो चल रहा है, यही तो बात कर रहे हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो तुम कैसे निकालोगे? सर एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, लोन पेयर इस पे है नहीं, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या हुआ? 3। और जिस कार्बन का स्टेरिक नंबर 3 है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? इसी तरह से अगर देखें तो इसका भी sp2। कुछ समझ पाए? ये सब लोगों के समझ में आ रहा है? भाई आगरा काका आया आज। यस सर। काका तुम भी भूल गए बेटा? याद है? वो याद है हमने जब कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम की बात लिखी थी, एलीन सिस्टम था। कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम जब ऑड होता है तो इधर से लगे दो लोग और उधर के लगे दो लोग सेम प्लेन में होते हैं, और जब वो इवन होता है तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। याद है कुछ? यहां पर जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, भाई ये हमारा एक सिस्टम है, इस सिस्टम में आपने ये कार्बन लिया, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिया, इस कार्बन का sp3, ये sp2। इससे पता क्या चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि भाई साहब इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है अगर वो sp2 है तो इसका जो s कैरेक्टर है वो s कैरेक्टर है। उसमें कोई केमिस्ट्री नहीं। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल से टोटल मिला के? 3। उसमें s कितने हैं? तो फिर परसेंटेज क्या हुई?
ये आ गई ये आ गई आपकी परसेंटेज एस कैरेक्टर। चलिए ठीक है, इस बॉन्ड की बात करते हैं। इस बॉन्ड का परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा? टोटल आदमी कितने हैं? 4, उसमें एस कितने हैं? तो फिर परसेंटेज 1/4 इंटू 100, यानी ये आ गई 25। यानी ये कहना चाह रहे हैं ऊपर वाला जो कार्बन है उसके अंदर एस कैरेक्टर 25% और जो नीचे वाला कार्बन है उसके अंदर एस कैरेक्टर 33%। किसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा है? और जिस एटम का एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा मानी जाती है। यानी नीचे वाले कार्बन का जो एस कैरेक्टर है, क्योंकि वो ऊपर वाले कार्बन से ज्यादा है, दोनों सिमिलर एटम्स हैं, still the negativity of नीचे वाला कार्बन is more the electronegativity of ऊपर वाला कार्बन because of more s कैरेक्टर। क्या लॉजिक होगा इसका? s कैरेक्टर के ज्यादा होने से नेगेटिविटी ज्यादा, क्या लॉजिक है इसका? बहुत आसान नहीं, इतना टाइम नहीं। एस सोचे सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो अफेक्ट करेगी ना। है आदित्य, क्या बढ़ा रहे हो? सर जब CH3 और C था तो उसमें सर हमने कार्बन ही कार्बन का लिया था, पर CH3 पे तो H3 भी है ना, तो सर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी तो कुछ असर होगा। घर में किसी से बात कर रहे हो क्या? नो सर, आप समझ में तो आराम से बोलो बेटा। सर हम जब CH3 और C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो डिफरेंस ले रहे थे तो सर उसमें CH3 पे तो H भी है ना, तो सर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी तो कुछ असर होगा। नहीं, हम तो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट की नेगेटिविटी का अंतर की बात कर रहे हैं। तो हम एक जनरल स्टेटमेंट ये दे देते हैं कि 2 एलिमेंट्स की नेगेटिविटीज हमेशा सेम होती है। जब 2 एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाए तो उनकी नेगेटिविटी हमेशा सेम होती है, तब तक जब तक दोनों के एस कैरेक्टर भी सेम। अगर एस कैरेक्टर बदल गया तो सेम एलिमेंट होने के बाद भी नेगेटिविटी में अंतर आ सकता है। हम एक ऐसी जनरल सी बात कर रहे हैं, ठीक। तो उसने कहा भाई ठीक है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसे केस में इसका अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी नेगेटिविटी आप रिलेटिवली ज्यादा बोलेंगे और इसकी नेगेटिविटी आप कम बोलेंगे। तो मैंने कहा ऐसा होता क्यों है कि एस कैरेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। हाँ, कि एस कैरेक्टर कैसे निकला? चलो ठीक है, यहां निकाल लेते हैं। इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड्स लगे भाई? 3 तो हाइड्रोजन के हैं और एक ही डंडा है। 4 सिग्मा बॉन्ड लोन पर एक भी नहीं, तो स्टेरिक नंबर 4। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, या हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। अगर sp3 है तो s कैरेक्टर कितना होगा? sp3 का मतलब 1 s3p, यानी कुल मिला के 4। उसमें s कितने? तो 4 लोगों में अगर एक आदमी 1 है तो उसका परसेंटेज, केमिस्ट्री होना यार, तो गणित लगा रहा है, तो इसके लिए ये 25 आ गया ऐसे। ठीक, तो अब एस कैरेक्टर के ज्यादा होने से नेगेटिविटी में क्यों अंतर आ रहा है? बस हम एक बार बोलेंगे, समझ लेना। एस कैरेक्टर के ज्यादा होने का मतलब है एस ऑर्बिटल का जो परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा है। अगर एस ऑर्बिटल्स का परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, जो कि गोल होते हैं, एस ऑर्बिटल समझ लो स्फेरिकल नेचर के होते हैं, तो ऐसा हो गया जैसे अगर मैं इस पूरे सिस्टम का ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं किसी एक तरफ का, तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये जो ऊपर वाला कार्बन, अब इसको ऐसे बना लेते हैं। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रन, तो ये टेट्राहेड्रन ऐसे हो गया, ये टेट्राहेड्रन हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, पीछे 3 हाइड्रोजन लग गए, ये 3 हाइड्रोजन आ गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये जो ऑर्बिटल बनाए, इन ऑर्बिटल का नाम क्या है चारों का? sp3। ठीक, अच्छा, अब नीचे वाले कार्बन पे चलते हैं। नीचे वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अगर ये sp2 है तो क्या बोलेगा कि मेरे पास 3 sp2 लोब्स होंगे, प्लेनर, sp2 प्लेनर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक sp2 ये, एक sp2 ये और एक sp2 ये। ठीक, अच्छा, इस वाले sp2 के साथ क्या चल रहा? हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग। चलिए, ये सर हाइड्रोजन आ गया, ये सिग्मा बॉन्ड, बहुत बढ़िया। ये वाला क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा? ये वाला। ठीक, अब जरा देखो, इस हमने बहुत अच्छा नहीं बनाया। इस आदमी को अगर sp2 बोल रहे हो, ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp3। और ये वाला कौन सा है? sp2। अगर sp2 को देखें तो इसके अंदर गोलाई ज्यादा है, और गोल कर देते थोड़ा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर s का नेचर ज्यादा है। अगर इसके अंदर s का नेचर ज्यादा है तो इसका मतलब इसके अंदर गोलाई। याद है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर वही प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे वो मिल के बने होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर, जिसके अंदर जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा वो ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उतना ही ज्यादा गोल होगा। और जितना वो गोल होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे एज कंपेयर टू दूसरे वाले। समझो बात? यानी ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इस न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे, और अगर ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। क्या मतलब हुआ? किसकी नेगेटिविटी ज्यादा हुई? उस आदमी की जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा। यानी एस कैरेक्टर के बढ़ने से उसकी नेगेटिविटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एस कैरेक्टर के बढ़ने से उसके ऑर्बिटल में गोलाई बढ़ती है। गोलाई बढ़ने से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनको आसानी से अट्रैक्ट कर पाता है, खींच पाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? नेगेटिविटी। कुछ समझ पा रहे हो बात? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कंफर्म हो गया कि अगर इस कार्बन का एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी नेगेटिविटी ऊपर वाले कार्बन की नेगेटिविटी से ज्यादा। यहां तक ठीक? अब ये तो समझ में आ गया नेगेटिविटी में अंतर है।
है तो फिर इसका मतलब बॉन्ड पोलर है, और अगर बॉन्ड पोलर है तो डाइपोल तो बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले एक डाइपोल तैयार किया, वो डाइपोल ले लेते हैं ये वाला, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा खींच रहा है और वही चीज यहां पर भी आ रही। बताओ समझे? अच्छा वहां चलते हैं, वहां पर भी क्या डाइपोल बनना है ऊपर से, और ये वाला, अरे हमने कहा लो सर ये तो जीरो हो गया, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसका रिजल्टेंट वेक्टर दोनों सेम है और उल्टे डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को नलिफाई, तो इसका जो म्यू नेट निकल के आएगा, दिस इज म्यू नेट, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन इसका म्यू नेट जीरो नहीं, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या पता चल रहा है इससे? ये पता चलता है पहली बात ये कि अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट सिस का ट्रांस से ज्यादा होता है। क्लियर? पहली बात, ठीक। दूसरी बात क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी, देखो एक प्रॉपर्टी में अंतर तो आ ही गया ना, यानी ये तो क्लियर हो गया कि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी सेम है, आईयूपीएसी भी सेम है, लेकिन फिर भी ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि सर देखिए ना, प्रॉपर्टी में अंतर सुनिए। पहली प्रॉपर्टी देखिए, डाइपोल मोमेंट अलग, अगर हम दोनों आइडेंटिकल होते तो हमारी प्रॉपर्टीज तो सेम होनी चाहिए थी, पहली प्रॉपर्टी में अंतर आ गया। और मैं आपको 4 और प्रॉपर्टी दिखाता हूं जिसमें अंतर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर। क्यों? क्योंकि सर हमने सुना है कि जो पहला वाला आदमी जिसको आप सिस कह रहे हैं, इसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा है, क्योंकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं, लेकिन इसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। सर दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर खूबी ये होती है कि एक पोलर मॉलिक्यूल अपने दूसरे पोलर मॉलिक्यूल से बातचीत करता है, इंट्रैक्शन, प्लस माइनस इंट्रैक्शन। भाई अगर मैं पोल हूं तो इसका प्लस माइनस पोल मेरे पास भी होंगे, और तुम मेरा दूसरा आदमी हो, तुम्हारे पास भी प्लस माइनस पोल होंगे, तो मेरा प्लस तुम्हारे माइनस के साथ, तुम्हारा माइनस मेरे प्लस के साथ आपस में इंटरैक्ट करते। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो उस मॉलिक्यूल के तमाम लोग आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं ड्यू टू पोलैरिटीज। ठीक है, लेकिन एक मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर है तो सर इसमें मॉलिक्यूल्स की आपस में बातचीत नहीं हो पाती। यानी अगर एक मॉलिक्यूल ये है और इसी के बगल में इसका दूसरा मॉलिक्यूल ले आऊं तो दोनों लोग ऐसे मुंह फुलाए बैठे रहेंगे, क्योंकि सर वास्तव में ना आपके अंदर कोई पोलैरिटी ना हमारे अंदर कोई पोलैरिटी, तो हम दोनों आपस में बातचीत ही नहीं करें। लेकिन ये वाला आदमी क्या कहेगा? अरे हमारे जैसे बहुत सारे, सबके अंदर पोल है, तो हम तुमसे चिपकेंगे, वो उससे चिपकेगा, वो उससे चिपकेगा। यानी ये मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा चिपकते हैं एज कंपेयर टू ये मॉलिक्यूल। बॉइलिंग किसे कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है आप आग लगाइए, एक आदमी दूसरे के से अलग होकर उड़ना शुरू कर देता है, भाप बनने लगता है। भाप बनने के लिए तो एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा। कहां पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? जहां चिपक ज्यादा थी। कहां चिपक ज्यादा थी? पहले वाले। इसका यूएस बॉइलिंग पॉइंट से इसका ज्यादा होगा, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो समझे बात को? यानी बॉइलिंग पॉइंट में भी कौन जीत गया? सिस जीत गया ट्रांस। चलिए ठीक है, तीसरी बात, तीसरी प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी। जनरली सॉल्युबिलिटी जो होती है वो पानी में निकाली जाती है। जनरली, मतलब ऐसा तो खैर कहना अजीब सा लगता है, लेकिन जनरली सॉल्युबिलिटी हम उन सॉल्वेंट्स में करते हैं जो मिलते हैं, समझो। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं फलाना के अंदर, बड़ा यूनिक सा कोई केस, तो एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। जनरली सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर डिफाइन की जाती है, और हम सब जानते हैं वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि वाटर की जो शक्ल है हमें याद होगी, वाटर बेंट स्ट्रक्चर का होता है। अब तो तुम सारी चीजें कर चुके हो, तुम्हें पता है वाटर के ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है, जिसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। sp3 में 2 लोन पेयर उसको एंगुलर या बेंट बनाता है, जिसका एंगल 104 डिग्री निकल के आता है। ठीक, इसका मतलब हुआ वाटर इज अ पोल। और देखिए पोल है कि नहीं, O और H का डाइपोल, O और H का डाइपोल उल्टा बना दिया, O और H का जो डाइपोल बन रहा है वो प्लस से माइनस की तरफ। ऐसे ही इनका भी डाइपोल, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? तो इसका मतलब वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, अब आप इस पोलर मॉलिक्यूल में किसी एक आदमी को अंदर डाल रहे हैं, ये सोचकर कि वो अंदर जाके घुलेगा, दैट इज सॉल्युबिलिटी। मैंने इसको डाला, ठीक, ये अंदर गया, पानी ऐसे पोलर आदमी ऐसे देख रहा है, कोई आएगा कोई आएगा, अब आ तो रहा है, लेकिन बात कैसे करें? क्योंकि उसके अंदर तो पोल ही नहीं। भाई मेरे अंदर पोलैरिटी है, लेकिन जो आदमी अंदर आ रहा है उसके पास पोलैरिटी नहीं है, तो क्या बातचीत होगी? मतलब ऐसा होगा जैसे मैग्नेट जो है लकड़ी को खींचने की कोशिश कर रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं क्या कह रहे हैं? यानी एक आदमी ऐसा अंदर आया जिसके अंदर पोलैरिटी है ही नहीं, और पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। आप सोचो अगर इसको डाला गया होता तो ये क्या करता? भाई साहब मेरे अंदर भी पोल, आपके अंदर भी पोल, जैसे हम अंदर आएंगे हमारा पोलैरिटी आपकी पोलैरिटी के साथ इंटरैक्ट करेगी। यानी इसका घुलना पानी के अंदर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब ये हुआ पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, उस पोलर सॉल्वेंट के अंदर वो आदमी ज्यादा डिसॉल्व करेगा जिसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा, और पोलैरिटी किसके अंदर ज्यादा है? फर्स्ट वाले। यानी इस केस में भी कौन जीत गया? सिस जीत गया।
ट्रांस। फिर आती है चौथी प्रॉपर्टी और वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग जो होती है उसका अब देखो, ये तो कुछ कुछ अब चीजें ऐसी जो केमिस्ट्री में ज्यादा दिमाग न लगा के याद करने की लगती हैं। मेल्टिंग उस चीज की, और लॉजिकल तो है, मतलब अगर कोई कहे कि भाई किसी चीज को पिघालना है, मेल्ट करना है, तो वो मेल्टिंग डिपेंड करती है उस आदमी की पैकिंग के ऊपर। जितना वो पैक्ड होगा उसको पिघालना उतना मुश्किल होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही हाई माना जाए। ठीक, अब मैंने कहा भाई ये भी आदमी है, ये भी आदमी है, पैकिंग कैसे देखा जाएगा? पैकिंग हमेशा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर की ज्यादा होती है, और इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, आप समझिए बात को। अगर मान लीजिए एक आदमी ये है और उसके ऊपर ये डंडा लगा है, समझ रहे, एक एल शेप का एक स्ट्रक्चर। अब वो एल शेप का स्ट्रक्चर अगर मैं बहुत सारे ले आऊं और मैं ये सोचूं कि उनको आपस में चिपका के एक पत्थर जैसा बना दूं, तो तुम खुद सोच रहे हो कि ये एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो अनसिमेट्रिक सा है। इस अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर को अगर आप जोड़ने की, आपस में खूब सारे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, तो कोई ये वाला डंडा किसी से लड़ेगा, ये वाला डंडा कहीं और लड़ेगा, तो आपको लगता है कि वो बहुत क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं? नहीं। लेकिन सोचो एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, सपोज अब कोई भी स्ट्रक्चर लेते हैं, एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, उस सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो आपस में जोड़कर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना पाए। कहने के लिए पता नहीं क्यों, लेकिन ट्रांस इज मोर सिमेट्रिक एज कंपेयर टू सिस, ऐसा कहा जाता है। ट्रांस सिस से ज्यादा सिमेट्रिक। मेरा लॉजिक से वितरा है, ट्रांस सिस से ज्यादा इसलिए सिमेट्रिक है क्योंकि ट्रांस हर डायरेक्शन में ज्यादा सिमेट्रिक लगते हैं, जबकि सिस एक तरफ तो सिमेट्रिक लगता है लेकिन दूसरी तरफ सिमेट्रिक नहीं लगता। ये सिस ऐसे देखो तो दोनों तरफ एक जैसी चीज है, लेकिन अगर ऐसे देखो बड़ा रैंडम, जैसे ऊपर मोटे मोटे लोग, नीचे छोटे छोटे लोग। बात समझ रहे हो? ये एक्सिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस प्लेन इज नॉट सिमेट्रिक प्लेन। इस केस में क्या कहते हैं, इस केस में देखिए कैसा लग रहा है, हमने कहा अच्छा इधर ये, उधर ये, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे ये देखिए, यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मुझे हर डायरेक्शन में ज्यादा सिमेट्रिक लगता है। सो सिंस ट्रांस आर मोर सिमेट्रिक, दे विल बी मोर पैक्ड, दैट्स व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई। यानी मेल्टिंग पॉइंट में हमेशा कौन जीतेगा? ट्रांस। सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पैकिंग स्ट्रांग होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज्यादा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर रखते हैं। तो समझे बात को? और आखिरी बात आती है स्टेबिलिटी की। बिल्कुल, स्टेबिलिटी में भी ट्रांस ही सबसे ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। एक केस को छोड़कर हम उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं, लेकिन यहाँ पे चाहो तो लिख जरूर लेंगे, एक्सेप्ट इन वन केस। हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे 11th के एंड में या 12th में, तब इस बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी जनरली ये कहा जाता है स्टेबिलिटी में हमेशा ट्रांस जीतता है। लॉजिकल भी है क्योंकि ट्रांस के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो मोटे लोग हैं, मोटे मोटे, ये देखो CH3 का, क्योंकि कुछ तो नया नाम तुम्हारे सामने आएंगे, मैं CH3 को पेड़ कहता हूं, एक पेड़ जैसा। वैसे मॉलिक्यूल छोटा है भाई। CH3 का नेट वेट कितना होगा? 12 और 3 15, कार्बन 12, हाइड्रोजन 3 15, ऑक्सीजन तक से कम। लेकिन फिर भी मैं उसको ज्यादा परेशान करने वाला आदमी समझता हूं, बिकॉज ये बॉल नहीं, ये झाड़ फूल झाड़ जैसा है। ये देखिए आप, ये देखिए, दिख रहा है CH3, ये देखिए पेड़ जैसा है। ये ज्यादा परेशान करता है इसके अगल बगल के लोगों को, क्योंकि घूमता रहता है और टक्कर मारता रहता है। सोचो एक बॉल घूम रही, वो परेशान नहीं करेगी, लेकिन एक पेड़ घूम रहा है तो वो अगल बगल के लोगों को, भले ही वो हल्का क्यों ना हो, लेकिन वो अगल बगल के लोगों को परेशान करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, सर एक पेड़ ये लगा है और एक पेड़ ये लगा है, और ये दो मोटे लोग एक दूसरे से बहुत दूर हैं, क्योंकि D2 की वैल्यू D1 से बहुत बड़ी, लेकिन यहां दोनों पेड़ एक दूसरे के करीब लगे। यानी बल्कि ग्रुप सेम साइड होने से स्टेबिलिटी कम होती है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शंस। यानी कहने का मतलब यह हुआ, इनके बल्क की वजह से जो रिपल्शंस हैं, वो रिपल्शंस यहां ज्यादा फील होते हैं एज कंपेयर टू जो रिपल्शंस यहां महसूस होते हैं, क्योंकि यहां बल्कि ग्रुप्स दूर। इसलिए क्या कहा जाता है, स्टेबिलिटी में भी हमेशा ट्रांस जीतता है। एक केस को छोड़ दिया जाए, हम इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, एक्सेप्ट इन वन केस। नहीं, एक टाइप के कंपाउंड। सर ये CH3 मिथाइल है ना? हाँ, मिथाइल ग्रुप, CH3 इज मिथाइल। हाँ, मोल नहीं, लैटिस एंथैल्पी आयनिक सॉलिड्स के लिए निकाली जाती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए नहीं। दे आर ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स। लैटिस एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। बताओ यहां तक समझ पाए? सर इसमें जो हमने परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर समझा है, और सर वो हेनी स्मिथ वाला जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर था, सर क्या वो सेम हो सकता है? नहीं, यहाँ पर S का कैरेक्टर निकाला है, बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर नहीं निकाला है आदित्य।
नहीं सर, मैं वो पूछ रहा हूँ जो हमने डायपोल मोमेंट में कल निकाला था ना, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। वो वैल्यू वाइज इस हेने स्मिथ से निकल के आने वाले परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हेने स्मिथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को यूज करके परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालता है और ये वाला डायपोल मोमेंट को यूज के आयनिक कैरेक्टर निकालता है, तो डिफरेंस जरूर आ सकता है। तो जब कभी सवाल हमें करना होगा तो हम कैसे करेंगे, या तो वो निगेटिविटी के डिफरेंस दे देगा तो मैं कौन सा रूल लगाऊंगा आयनिक कैरेक्टर निकालने का, हेने स्मिथ, और अगर वो डायपोल मोमेंट दे देगा तो कौन सा रूल लगाऊंगा, ये वाला। बात समझे? यस सर। हेने स्मिथ रूल होता है ना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का, नहीं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर, वेयर डेल्टा इज मॉड ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी। यानी दो लोग जिनके बीच में, जो ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है, इनकी निगेटिविटी को अगर एक्स ए और एक्स बी मान लिया जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल पर, तो एक्स ए और एक्स बी का जो भी डिफरेंस होगा वो डेल्टा होगा। उस डेल्टा को इस फॉर्मूले में पुट करके परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उस बॉन्ड का कैलकुलेट किया जा सकता है। हेने स्मिथ, स्पेलिंग मत पूछो यार, होती है यार, पता नहीं। हेने स्मिथ फॉर्मूला, यानी किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अगर आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना हो तो उन दो एलिमेंट जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है उनकी नेगेटिविटीज के डिफरेंस को निकालकर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो जो भी निकल के आएगा दैट इज परसेंटेज आयनिक। एक तो ये फॉर्मूला था आयनिक कैरेक्टर निकालने का बॉन्ड का, और एक तुमने क्या पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट। अगर वो कह दे इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट मैं आपको बता देता हूं और इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बता देता हूं, याद है, डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड लेंथ अगर मिल गई तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाला जा सकता है। तो वो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का दूसरा तरीका है। यानी अगर आपको डाइपोल मोमेंट गिवन हो और बॉन्ड लेंथ गिवन, तो आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100 कर दीजिएगा। अगर आपको दो एलिमेंट्स की नेगेटिविटीज दे रखी हो तो आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए हेने स्मिथ रूल लगा। समझ पाए? जैसे अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो एक निकाल के देखो जल्दी से, अब किसी अच्छे आदमी का निकालते हैं। CSBR नहीं, CSI आई का याद है किसी को? पाउलिंग स्केल पर BR या I की नेगेटिविटी कितनी है? ये लिखवाई थी मैंने। I की 2.5 है क्या? यस सर, कार्बन जैसी 2.5। I की 2.5 है। यस सर। तो CSI का निकालो आयनिक कैरेक्टर, CSI जल्दी से निकाल के देखो। अब बताओ, मैंने तुमसे पूछा CSI का आयनिक कैरेक्टर, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो तुम? क्या तुम डाइपोल मोमेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आयनिक कैरेक्टर का? नहीं सर, मुझे डाइपोल मोमेंट दिया नहीं गया, लेकिन मैं हेने स्मिथ लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि CS की नेगेटिविटी 0.7 होती और I की नेगेटिविटी 2.5 होती, दोनों का नेगेटिविटी डिफरेंस आया, खट से फॉर्मूला। भाई सब लोग समझ पा रहे हैं? जैसे अगर मैं CSI बोलता हूं और आपसे पूछा जाए CSI का परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालिए, ऐसे सवाल आ गया, ठीक, तो मेरे पास दो ऑप्शन, एक ऑप्शन है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100, एक तो तरीका ये। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है हेने स्मिथ रूल, जो कि क्या कहता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। तो तुम ये तो समझ ही रहे हो कि ये जनरली फॉर्मूला जो यूज करते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, और ये वाला फॉर्मूला जनरली आयनिक बॉन्ड्स के अंदर आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए करते हैं। तो आपको अगर डिफरेंस पता हो तो आप यूज कर सकते हो। तो जैसे CSI है तो CS की नेगेटिविटी अगर तुम्हें याद हो तो पॉलिंग स्केल पर 0.7 होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और आयोडीन का तुम बता रहे हो 2.5, तो नेगेटिविटी का डिफरेंस रख के आप कर, तो आंसर क्या निकल आएगा? यह आ जाएगा 16, और डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी? 1.8 प्लस 3.5 इंटू 1.8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप परसेंटेज आने का निकाल लीजिए। म्यू है और डाइपोल मोमेंट, वही दर्द जो तुम्हारा लास्ट क्लास में वही वाला, ये वही दर्द अब तक महसूस नहीं हुआ? ऑब्जर्व, ये थ्योरेटिकल, म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल। समझ में आ गया ना? अब यही सवाल ऐसे भी पूछ सकता था कि भाई एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर निकालो, उसका डाइपोल मोमेंट मैं आपको दे देता हूं।
तो फिर वो आप डाइपोल मोमेंट वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल इनटू 100 करके। तो मेरे कहने का मतलब है आपको किसी भी कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने के दो तरीके पता है। नेगेटिविटीज के डिफरेंस को यूज करके आप हेनेस्मिथ रूल लगा सकते हैं, और डाइपोल मोमेंट को यूज करके भी आप आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डाइपोल मोमेंट और डिस्टेंस गिवन होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। डिफरेंस निकालते बेटा, आज देखो तुम्हें माइनस करके दिखाएंगे। नहीं हम दिखाएंगे। ये देखो आसान नहीं आप समझिए, देखिए 5 आसान नहीं, मुश्किल का। अब हटा दे भाई इसको। ठीक, चलिए अब आते हैं लास्ट बात पर इसके अंदर, और वो ये है कि हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे पास दो तरह के आइसोमर्स हो गए, एक सिस और एक ट्रांस। ठीक, हमने ये डिसाइड कर लिया है कि सिस का डीएम जो है वो ट्रांस से ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका बीपी भी ज्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। क्लियर है? ये एक तरह से ऐसा नहीं लग रहा जैसे बीपी और सॉल्युबिलिटी की जो दो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों डीएम से लिंक है। भाई बीपी इसलिए ज्यादा है क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो दो लोग चिपकेंगे तो उनका उड़ना मुश्किल हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ सर डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो पोलैरिटी ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ बीपी और जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो दोनों लिंक है डाइपोल मोमेंट के साथ। और जो मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी है वो तो सर उसमें कुछ बात ही नहीं करनी, उसमें हमेशा कौन जीतता है? ट्रांस। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट इस जो हमारे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स हैं उनका ज्यादा होता है, और सिमेट्रिक किसको माना गया है? ट्रांस को। और स्टेबिलिटी में भी ट्रांस हमेशा जीतता है। क्यों? एक केस को छोड़ दिया जाए तो स्टेबिलिटी में भी ट्रांस हमेशा जीतता है। क्यों? क्योंकि ट्रांस के केस में जो मोटे लोग होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में बातचीत कम से कम होती है, रिपल्शंस कम से कम होते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है? ये आप देखो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो बताना सही कह रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ द डीएम या डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांस आइसोमर। ट्रू और फॉल्स? हां, नहीं ये नहीं लिखा है, नहीं हमने सिस के लिए लिखा है, अभी सिस के लिए और ट्रांस के लिए लिखा है। अब हम फिर से पूछ रहे हैं, सिस का ट्रांस से हमेशा ज्यादा होता है, हाँ या ना? नहीं एक्सेप्शन नहीं, हम अभी एग्जांपल लेंगे तो तुम अपने आप बताना कि सही है कि नहीं। एक्सेप्शन मत बोलो, मतलब ये तो समझदारी है कि भाई हम हाँ बोल रहे हैं तो सारी चीजें सोच के बोल रहे हैं कि नहीं। डाइपोल मोमेंट सिस का हमेशा ट्रांस से ज्यादा होता है, क्या कहते हो? यार आज इंदिरापुरम वाले दिख ही नहीं रहे, भाई तुम्हारा कैमरा ऑफ है क्या? कृत, अरे ओझा, आप ये तुम लोग कहां थे यार? ये इंदिरापुरम वाले ना हमें लगता है क्लास की जगह खेलते रहते हैं। सर कोऑर्डिनेटर ने करा है सर, हाँ? कोऑर्डिनेटर ने बंद कर दी थी हमारी वीडियो। यस सर। तो वीडियो क्यों बंद कर देते हैं? पता नहीं सर, उन्हें आता नहीं है चलाना सर। सर हम बता रहे कृत, हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर की जगह है, यस सर। अगर तुम्हें लगता है तो ज्वाइन कर सकते हो। क्या सर? तुम कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हो? नहीं सर। भाई कृत वीडियो ऑफ मत करो भाई, और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम बहुत सर मैं नहीं करके बैठो बे। सर, मैं नहीं कर रहा, कोऑर्डिनेटर्स कर रहे हैं सर, आता नहीं है चलाना उन्हें। नहीं तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या? कर रहे हैं तब से, आप पूछ लो कुछ भी। कॉपी आरुषा तुम भी बिगड़ गई बेटा है। दो लोग भी तो सही थे, आरुषा और एक बेचारे दो चार लोग सही थे, ये इस लड़के ने सबको बिगाड़ दिया। ये आदमी ठीक नहीं है यार। हाँ हाँ, हमेशा एक को छोड़ दो। नहीं वो उसको छोड़ देते ना यार, वो तो नहीं अब तुम गलत आदमी बन गए, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। वो एक केस ऐसा है जिसको मैं अभी तुम्हें बता ही नहीं सकता, मतलब मैं तुम्हें समझा ही नहीं सकता। हालांकि मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा तो तुम समझ जाओगे, बट मैं अभी चाह भी नहीं रहा उसको समझाना, क्योंकि फायदा नहीं है। मतलब जैसे जो एक केस बच रहा है ना वो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं। देखो एक जो केस है ऐसे समझना जरा, सब लोग एक बार देखना, अगर शायद समझ जाओ। ये डबल बॉन्ड है ना, और इस डबल बॉन्ड में ये दो लोग हैं, ये दोनों एक तरफ हैं।
ये ऐसे ले लेते हैं, ये डबल बॉन्ड है ना, और ये दो लोग एक तरफ, क्या सिस बनाया ट्रांस? दो लोग एक तरफ है तो ये सिस बन गया। ठीक, अब मैं इसको ट्रांस बनाता हूं, देखना जरा ट्रांस कैसे। ट्रांस तब बनेगा जब ये दोनों थंब उल्टे हो जाए। ठीक, तो अब मैं इसको ट्रांस बना रहा हूं, देख। तुम बताओ इस बॉन्ड में ऐठन आ रही है कि नहीं? अब ये बन गया ट्रांस। तुम्हें लगता है ये ऐठन वाला बॉन्ड स्टेबल होगा? तो दिस ट्रांस इज अनस्टेबल। अब ये कोई केस ऐसा बनता होगा जिसमें ऐसा होता हो, अभी हम बात नहीं कर रहे हैं इस बारे में, बात समझो। तो वो एक यूनिक केस होगा तो कहां चक्कर में पड़ो। तो हम वो एक्सेप्शन वाली बात नहीं, जनरल बात कर रहे हैं। भाई मैंने बोला सिस जो है वो ट्रांस से हमेशा जीतता, किस वाले में? डाइपोल मोमेंट में। तुमने देखा भी था ऐसा, तो मैंने कहा फिर तो ये हमेशा बात कर खत्म करी बात को, हमेशा सही है। अगर ये हमेशा सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर बताइए कब होगा ऐसा। ऐसा कई बार हो सकता है, ऐसा कई बार हो सकता है कि सिस ट्रांस से हार जाए। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं तुम्हें, लेकिन इसका सही तरीका क्या है कि जब कभी पूछे कि इस आदमी का सिस और ट्रांस में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसमें कौन जीतेगा उसमें कौन हारेगा, तो पहले उसकी चित्र बना लेना, शक्ल बनाने के बाद ही डिसाइड करना। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूं, CH3 C सिस, पहले सिस बना रहे हैं। बताओ ये समझे कि नहीं? सिस अभी हमने पूरा नहीं बनाया, ये तो सिस हो गया, दो एक जैसे आ गए, सिस हो गया। ठीक, यहां लगा देते हैं, जरा समझना, CM। अब बताओ ये सिस है कि नहीं? है सर। मैंने बताया था कोई भी दो लोग अगर सेम डायरेक्शन में आ गए, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों सेम तरफ है, सर दिस इज सिस, इसका नाम सिस है। चलिए ठीक, इसी का ट्रांस बना लेते हैं। इसका जो ट्रांस बनेगा वो उल्टा बन जाएगा, यहां Cl आ जाएगा, ऊपर एक H और उल्टा एक H। ठीक है, ये ट्रांस बन गया। अब जरा बताइए डाइपोल मोमेंट, तो मैंने कहा अभी निकाल के देख लेते हैं इसमें क्या है, डायग्राम बनाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। CH3 से C का नीचे बनेगा कि नहीं? क्योंकि सर एक sp3 एक sp2, तो sp2 की निगेटिविटी ज्यादा है, ये ऊपर से नीचे ऐसे चूसेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये डायरेक्शन खड़ा है। ठीक है ये। अच्छा, यहां C और Cl, इसका ये ठीक है। उधर आइए, उधर ये नीचे चूस रहा है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को, और वो ऐसे, समझो बात। अरे सर ये तो दोनों जुड़ रहे हैं, देखिए आप, यानी इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो म्यू है हमारा, इसका, इसको आप μ2 बोल दीजिए और इसको μ1 बोल दीजिए, और इसमें भी कोई शक नहीं कि सर दोनों जीरो नहीं, जीरो किसी का नहीं है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि μ2 की वैल्यू μ1 से बड़ी। क्यों? क्योंकि वो दो वेक्टर यहां रिजल्टेंट फॉर्म में ऐड हो रहे हैं, थीटा पीटा लगाकर, और वहां सीधे सीधे ऐड हो रहा है 1 + 2, जो भी इनका डाइपोल मोमेंट है वो सीधे सीधे ऐड हो रहा है। यानी इस बार किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? और अगर ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो गया तो फिर सोचना ही नहीं है, जिसका डीएम ज्यादा होता है उसकी ये दो प्रॉपर्टी तो ज्यादा होती ही होती हैं, पीपी और सॉलिबिलिटी। और सर इसमें क्या सोचना, मेल्टिंग तो सिमेट्री डिसाइड करती है जो ट्रांस की ही ज्यादा होती है, और स्टेबिलिटी भी एक केस को छोड़ दिया जाए तो ट्रांस की ही ज्यादा होती है। इस बार हर बात में कौन जीतेगा? ट्रांस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जनरल स्टेटमेंट समझ में नहीं आता कि सिस का हमेशा ज्यादा होता या ट्रांस का, ये तो बेवकूफी हो गई। ये हो गया कि सर आपने जो भी मॉलिक्यूल दे रखा है हम उसकी शक्ल बना लेंगे, एक बार उसका सिस फॉर्म बना लेंगे, एक बार उसका ट्रांस फॉर्म बना लेंगे, सिस और ट्रांस बनाने के बाद डाइपोल बनाएंगे, जो जीत गया वो जीत गया। और जिसका डीएम ज्यादा हुआ, देखो ये नीचे वालों में तो हमें डाउट ही नहीं है क्योंकि इसका डीएम से कोई लेना देना नहीं, ये जो नीचे वाले दो लोग हैं इसका तो कोई झंझट ही नहीं है सर, ये तो हमेशा ट्रांस ही जीतेगा। एक किसको लगता है इसका तो हमेशा ट्रांस ही जीतेगा। ये जो ऊपर की तीन प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड है? डीएम के ऊपर। डीएम ज्यादा तो ये दोनों ज्यादा, बात समझ लो कि नहीं? तो डीएम ज्यादा है या नहीं, डाइपोल मोमेंट ज्यादा है कि नहीं, उसके लिए आपको चित्र बनाना पड़ेगा। और चित्र बनाने के लिए आप ये दो फॉर्म्स बनाएंगे जिसमें एक सिस फॉर्म होगी एक ट्रांसफॉर्म होगी। सिस फॉर्म बनाने के लिए दो एक जैसे लोगों को एक तरफ कर देना, और ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए दो एक जैसे लोगों को उल्टा कर देना, ट्रांस। उससे आप डाइपोल खींच के देख लीजिएगा, जिसका डाइपोल ज्यादा आ गया, जिसका कम आ गया कम आ गया। कुछ समझे बात को? यानी ये तब कहा जाता है जब इस तरह की एल्कीन सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जिसकी निगेटिविटी कार्बन की निगेटिविटी से ज्यादा हो। यानी एक ऐसा ग्रुप जो sp2 कार्बन से अटैच हो जिसकी निगेटिविटी कार्बन की निगेटिविटी से ज्यादा है, उस केस में हमेशा कौन जीतता है? ट्रांस, डीएम। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है कि कोई क्लोरीन ब्रोमीन टाइप का कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो ऐसे में तुमने देखा था एक डाइपोल ऐसे बना था और सिस का एक डाइपोल ऐसा बना था, और यहां पर एक ऐसे बना था और एक ऐसे बना था, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, तो कौन जीत गया था? सिस। इस बार ऐसा नहीं, इस बार विड्रॉइंग नेचर लगा है, विड्रॉ करने वाला, बिकॉज ऑफ मोर निगेटिविटी, जिसकी वजह से ये दोनों अब एडिशन में चले जाएंगे, और एडिशन में जाने के बाद डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कर। ठीक है ये, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगली बात। अगली बात भी इंपॉर्टेंट है, जो कि बड़ा ही अच्छा डिस्कशन है और तसल्ली से तुम्हें समझना पड़ेगा, और वो ये
लास्ट क्लास में इसलिए ये डिस्कशन नहीं कर पाए, हालांकि ये डिस्कशन मुझे डाइपोल मूवमेंट से पहले करना था, लेकिन लास्ट क्लास में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारा टेस्ट था और डीएम तक का सिलेबस कवर करना था, तो मैंने इस टॉपिक को छोड़कर वो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छे लेवल का टॉपिक, ठीक। तो अब इसमें ये करना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये बताइए जैसे दो ग्रुप्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, जो भी है, इनके बीच के एंगल्स को आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो भाई हमारे बीच का एक बॉन्ड एंगल है और आपके बीच में एक बॉन्ड एंगल है, तो हम दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका बॉन्ड एंगल कम है, ये प्रिडिक्ट कैसे किया जाता है, ठीक। हम ये नहीं कह रहे कि बॉन्ड एंगल कितना होगा, बट हमारा ज्यादा होगा कि आपका ज्यादा होगा, सिर्फ एक प्रिडिक्ट, एक कंपैरिजन जहां जहां कर सकते हो, ठीक। तो उसने कहा आपको जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल कंपेयर करने हो तो आपके पास 4 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा लोन पेयर, सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर हैं, तीसरा सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी या फिर उसका साइज क्या है, और चौथा जो एटम्स उस सेंट्रल एटम से अटैच हैं उनकी नेगेटिविटी या उनका साइज क्या है। 4 फैक्टर्स होंगे जो बॉन्ड एंगल को गवर्न करेंगे, ठीक। जिसमें सबसे पहला फैक्टर हमारा हाइब्रिडाइजेशन। कोई सोच के बता सकता है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन भी बॉन्ड एंगल को गवर्न करता होगा? तो सब बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर आप sp हुए तो 180, sp2 हुए तो 180, तो इसमें सोचना ही नहीं है सर, पहला वाला फैक्टर तो बिल्कुल ही फर्जी फैक्टर हो गया। यानी पहला फैक्टर की अगर बात करें तो इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम साफ समझ में आता है कि अगर आप, बोर्ड इतना चमकता क्यों यार, मतलब इसमें ऐसे लगता है जैसे, हाँ एक स्लाइड पीछे कर ये समझ पा रहे हो? यानी अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल जाए, मान लीजिए किसी एक ऐसे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जिसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और एक ऐसे मॉलिक्यूल से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं जिसके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो sp2 वाला एंगल 120 डिग्री बनाएगा, जनरल ऐसे 120, और जो sp वाला होगा वो लीनियर होगा, 180 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब ये सर इसमें कोई बात नहीं है, बड़ा सीधा सा है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशंस के कंपैरिजंस का आता है या आप हाइब्रिडाइजेशंस के लिए निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो sp का टाइप ऑफ एंगल होगा वो sp2 से ज्यादा होगा और sp2 का sp3 से ज्यादा होगा, बिल्कुल सीधा है, तो कोई केमिस्ट्री नहीं। यहाँ तक ठीक है, समझ में आया? अब सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आता है, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंट्रल एटम ये बोले कि मेरा हाइब्रिडाइजेशन, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो भी यही बोले कि मेरा हाइब्रिडाइजेशन, यानी जितने भी कंपैरिजंस आप करने के लिए लोग लेके आए उन सबके सेंट्रल एटम ये कह रहे हैं कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा हो सकता है क्या? यानी पहला अंतर क्या है? पहला अंतर ये हो सकता है कि सर जैसे हम और आप लेके आए, जैसे मैं आ गया, साहब आ गए और साहब आ गए, हम 3 लोग आए, हमसे कहा गया चलिए अपने बॉन्ड एंगल कंपेयर करके दिखाइए, तो हमने कहा भाई ऐसा मेरे मॉलिक्यूल के अंदर ये सेंट्रल एटम, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, सर ने बोला नहीं मेरा वाला तो सर sp, उसने बोला मेरा sp3, तो मैंने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई, सर sp है, इनका बॉन्ड एंगल 180 होगा, मैं sp2 मेरा 120, साहब का 109 डिग्री, कंपैरिजन हो गया, सर ये जीत गया, बाहर। ऐसे समझो बात को। ये तब हुआ जब सेंट्रल एटम ने हाइब्रिडाइजेशंस को अलग अलग देखा। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि एक केस ऐसा बन जाए जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप चारों लोग आए और आप चारों में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम, तुम बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं? सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग मॉलिक्यूल्स में क्या सेम हो सकता है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अभी एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे लाया हूं, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता, मैं नेक्स्ट पेज दिखाऊंगा अभी, मैं यहीं पर कुछ लिख रहा हूं, ऐसे अकल लगाते जरा, तुम जरा सोचो जरा, CH4 अमोनिया और पानी, ठीक। अच्छा अब तुम ये बताओ जरा, क्या ये कहना ठीक है कि CH4 का जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है और अमोनिया में कार्बन नाइट्रोजन है? कौन सा रूल लग रहा है? अगर 2 ही लोग हो जिसमें एक हाइड्रोजन हो तो दूसरा सेंट्रल एटम होगा, ठीक। अच्छा यहां पर भी सर, अब ये तीनों हमारे सेंट्रल एटम, ठीक, हमने इन तीनों से पूछा भाई जिसका हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा होगा, जिसके अंदर sp2 sp, तो हम बॉन्ड एंगल कंपेयर कर सकते हैं, तो हमने सबके हाइब्रिडाइजेशन चेक किए। पहले वाले का अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारा सेंट्रल एटम का वो sp3 आ रहा है, पहचान पा रहे हो? और जब दूसरे वाले का भी चेक करेंगे तो भी sp3 आएगा। तुम्हें सारे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए स्टेरिक नंबर रूल पता है, तुम चेक करके देखो कैसे निकालते थे, कोई बताया कैसे? अपराजिता बताइए, अपराजिता, हाँ नहीं, सबसे पहले क्या करते थे जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे तो सबसे पहले क्या डिसाइड करते थे? सेंट्रल एटम, फिर उसके पास उसके कितने होते हैं? 5 लगे हुए आदमी कितने? 5 और 3 2 से डिवाइड किया, स्टेरिक नंबर लगेगा आदमी, तो फिर 1, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन तो लेकिन sp3 हुआ, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 विद अ लोन पेयर, ठीक। इधर आते हैं, यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की 6 और 2 8 और बटा 2 4, सेम कहानी, यानी इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या बना?
sp3 बना। चलिए ठीक, यानी सर ये तो बात खत्म होगी, अब तो कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप पहले ही रूल से आंसर निकालना चाहते तो आप फंस गया। क्यों? क्योंकि सर ये तो सारी sp3 है, सारी sp3 हो तो फिर बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर करेंगे? हमने कहा नहीं, अगर पहला रूल काम ना आया तो दूसरा रूल पे आते। दूसरा क्या कहता है? आपके पास सेंट्रल एटम पर लोन पेयर में अलग हो सकते हैं। तो मैंने कहा चलिए चेक करते हैं। अब आते हैं लोन पेयर की कहानी। पहले वाले सिस्टम में सेंट्रल एटम पर 0 लोन पेयर, लेकिन दूसरे वाले पे 1 लोन पेयर, और साफ समझ में आता है स्टेरिक नंबर 4 विद 2 एटम्स अटैच्ड इट हैज 2 लोन पेयर। बताओ ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ इसके बाद बताना क्या चाह रहे हो? ठीक है, लोन पेयर अलग होंगे तो क्या कर लोगे? अब तुम सोच के बताओ मुझे, जिस केस में हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद सेंट्रल एटम पर लोन पेयर चेंज हो तो बॉन्ड एंगल कहां कम और कहां ज्यादा होगा? सोच के ज्यादा बड़बड़ाना नहीं प्लीज। बॉन्ड एंगल तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बीच में निकाला जाता है। क्या ये इसमें पावर है क्या? कितनी? हाँ, जितने लोन पेयर बढ़ते जाएंगे एंगल कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोन पेयर के बढ़ने से एलपी बीपी रिपल्शन बढ़े, और एलपी बीपी रिपल्शन से बॉन्ड पेयर को नीचे दबाए। तो बॉन्ड पेयर को नीचे दबाने की वजह से बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल वो कम हो सकता है। तो यानी अगर आप स्ट्रक्चर भी तो पता ही है यार, CH4 हमें पता है प्रॉपर टेट्राहेड्रन, एंगल का भी तुम्हें पता है, सब कुछ पता है इसके अंदर। बढ़िया एंगल 109 डिग्री आता है। ठीक, इधर आते हैं। इधर आपने अमोनिया लिया, अमोनिया भी ठीक है सर sp3 है, तो टेट्राहेड्रन तो ये भी होगा एन, लेकिन एक लोन पेयर होगा। अब एक लोन पेयर होगा तो सर ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर को दबाएगा, दबाने से सर एंगल में घटोतरी होगी और घट कर ये 160 डिग्री हो जाएगा। अमोनिया की बात कर रहे हैं। और जब पानी की बात करेंगे तो पानी में सर 2 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे तो वो दोनों तरफ से दबाएंगे, दोनों तरफ से दबाएंगे तो उस केस में बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा और ये घटकर 104 डिग्री के आसपास। तो समझ रहे हो बात को? यानी जैसे जैसे सेंट्रल एटम पर लोन पेयरिंग, लेकिन ये वाला क्राइटेरिया कब लगा रहे हो? जब हाइब्रिडाइजेशन, यानी आपको सीक्वेंस में चलना है। सबसे पहले आपने पूछा हम दोनों का कंपैरिजन करना, मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, उसने कहा मेरा इतना तुम्हारा इतना, दोनों सेम, बात खत्म। अगर सेम ना हुआ तो आंसर आ जाएगा, सेम हुआ तो आंसर नहीं आए। ठीक, अगर सेम हुआ तो फिर आप सेंट्रल एटम को पकड़िएगा और सेंट्रल एटम से पूछिएगा तुम्हारे पास लोन पेयर कितने हैं। अगर सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन सेम हुए देन द डिसाइडिंग फैक्टर विल बी लोन पेयर। ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल एटम ये कहे कि मेरा हाइब्रिडाइजेशन और आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम, दूसरे वाले का सेंट्रल एटम, और मेरे पास जितने लोन पेयर उतने लोन पेयर आपके पास, अब गड़बड़ हो जाए तो तीसरा लोन पेयर। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी ये सब सीक्वेंस में चल रहा है। पहला, अगर हाइब्रिडाइजेशन से अंतर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो लोन पेयर से चेक करेंगे। लोन पेयर भी अगर सेम आ गए तो फिर तीसरा रूल लगाएंगे, और वो तीसरा रूल है सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, यानी तीसरे जो अब ये दूसरी वाली बात है वो तुम एक बार देख लो, ये तुम्हारे सामने एग्जांपल है, वही जो अभी हमने लिखा था। ये समझ गए? इसमें मेन पॉइंट क्या है देखो जरा। इफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इज सेम बट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर डिफरेंट, देन मोर द लोन पेयर लेस इन द बॉन्ड एंगल। पता नहीं, लेसर द बॉन्ड एंगल। तुम समझ रहे हो ना बात को? शाबाश। बस ऐसे ही है ना, लेसर द बॉन्ड एंगल। ठीक, तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल वो कम होता जाएगा, लॉजिकल। ठीक, लेकिन अब एक और केस बनता है, सर मान लीजिए सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गया, उसका लोन पेयर भी सेम आ गया, तो अब आप क्या करें? तो अब आप सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी को चेक करें। अब सोचते हैं, अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे जब तो अब बात दिखाएंगे, लेकिन तुम थोड़ा सा कर लगाओ कि सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी से क्या फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, नेक्स्ट केस उसमें भी एग्जाम्पल तुम्हें दिखा देंगे। NH3 ले लेते हैं, PH3 ले लेते हैं, ASH3 ले लेते हैं और SBH3 ले लेते हैं। ये सब नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ करके सब एक ही साथ अपने एक ही खानदान के लोग होते हैं। ठीक, तो अब ये कह क्या रहे हैं कि सर ऐसे कैसे आप निकालेंगे इसका एंगल? तो मैंने कहा भाई पहला रूल लगाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को लेकर आते हैं। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, तो मुझे लगता है सब लोग पहचान रहे हैं कि ये sp3 है
और तुम अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना, अकॉर्डिंग टू स्टेरिक नंबर रूल इट शुड बी sp3 एंड अकॉर्डिंग टू स्टेरिक नंबर रूल इट शुड बी sp3 बिकॉज सब जब खानदान एक है तब तो बात ही खत्म हो गई। तो यार ठीक, अच्छा तो सब क्या ये हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। तो हमने कभी लोन पेयर से बात कर लेते हैं, सेंट्रल एटम के लोन पेयर की बात करते हैं। सर खानदान सेम है, जब आपने हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोल दिया तो फिर इसका मतलब है 3 आदमी अगर अटैच हैं, स्टेरिक नंबर 4 है, 3 आदमी अटैच है, सर एक लोन पेयर होगा। इसको दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, हर आदमी पे एक लोन पेयर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सर हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है सर, लोन पेयर भी सेम है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है और इसके पास भी एक। अच्छा अभी के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने वैसे एक बात बोली, तुमने ध्यान नहीं दिया। ये जो 3 लोग हैं हमारे, इन तीनों के जो हाइब्रिडाइजेशंस आपने दिखाए हैं हमें, ये सिर्फ स्टेरिक नंबर रूल के अकॉर्डिंगली हैं। नहीं एक सेकंड रुको। तो स्टेरिक नंबर रूल के अकॉर्डिंगली मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का आपने रूल पढ़ा है वो स्टेरिक नंबर रूल है। तो अगर स्टेरिक नंबर आपका 4 आ गया तो आप हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोलेंगे। तो मैंने स्टेरिक नंबर रूल लगा के इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोला। बाद में शायद ये पता चल सकता है हमें कि इनका हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं, लेकिन अब वो तो अलग केस हो गया। मतलब अभी हम उस बारे हम कर लेंगे बात, लेकिन अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे। हमें जितना आता है वो क्या आता है, हमें आता है भैया आप ये बताइए कौन सेंट्रल एटम है? उसने कहा हम है। हमने कहा आदमी कितने? करे 3। हमने कहा लोन पेयर कितने? करे 1। हमने कहा फिर तो बात खत्म हो गई। स्टेरिक नंबर रूल के अकॉर्डिंगली द स्टेरिक नंबर इज 4, तो हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3। हम और उसको जानते ही नहीं ना, तो हमने इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोला। क्लियर है यहां तक? क्या कैसे हुआ? नहीं ये किसने बोला नहीं होती? अभी हम बात ही नहीं कर रहे, अभी तो जो होती है वो बात कर रहे हैं। ये होती है स्टेरिक नंबर रूल के अकॉर्डिंगली, हमारा आंसर 4 हो जाएगा sp3। यहाँ तक ठीक। तो फिर हम किसको बुलाएंगे? अब लोन पेयर को बुलाएंगे। तो हमने लोन पेयर को बुला लिया। सब कुछ देखा जाए तो सबके पास लोन पेयर सेम है, आंसर आ गया। एंगल निकाल सकते हैं? नहीं। बचा क्या फिर तीसरा क्राइटेरिया, वो है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो सेंट्रल एटम है इनकी नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। क्या तुम ये जानते हो कि इन सब में सबसे ज्यादा नेगेटिविटी नाइट्रोजन की है? क्योंकि किसी भी खानदान में जब आप ऊपर से नीचे गिरेंगे तो ऊपर वाला आदमी सबसे ज्यादा नेगेटिव और नीचे वाला आदमी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे गिरते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कम होती चली जाती है। क्लियर? ऐसे में सबसे ज्यादा नेगेटिव हमारा नाइट्रोजन और सबसे फर्जी आदमी एंटीमन। ठीक, तो एंगल कैसे निकालें सर? नेगेटिविटी निकाले तो एंगल का क्या लेना देना इन बात का? कुछ कोई सोच सकता है कि नहीं? लोन पेयर्स तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। लवली कुछ कह सकती हो बेटा? हम 2 तरह से फंस चुके हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया, एक लोन पेयर भी सेम आ गए। तो अब डिसाइड करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। कैसे डिसाइड करेंगे कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल कम होगा या ज्यादा? लवली आवाज नहीं आ रही बेटा। नहीं आ रही। क्या बाजार में तुम लोग इस तरह के माइक पूछ के लेते हो कि पैसे भले ही ज्यादा ले लो लेकिन ऐसा माइक दो जिससे आवाज ना निकले? पैसे ज्यादा ले लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लवली आवाज नहीं आ रही बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अच्छा बोली नहीं, छोड़ो जो बोलती है उससे। लेकिन अक्षरा लाइब्रेरी में हो क्या? अक्षरा लाइब्रेरी में हो? अक्षरा लाइब्रेरी में हो क्या? यस सर। नहीं तो चुप रहो भाई फिर तुम। नहीं ये लाइब्रेरी से क्लास करती है, औरंगाबाद शायद, बहुत दूर से कहीं। तो फिर कौन बता सकता है जिसकी आवाज निकले? आवाज या सोम आया भाई? सोम है ही नहीं। आप यार आगरा से कोई बोले यार, सेंट्रल एटम की निगेटिविटी को कम ज्यादा करने से बॉन्ड एंगल पे क्या असर पड़ेगा? देखो ऐसा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।
यार हमें अपने सिस्टम को और अच्छा करना है, ये तो खराब करते जाते हैं। ये ऐसे बच्चों को देख देख के दूर से ऐसा लगता है इनकी आवाज माइक पर पहुंचती भी है कि नहीं, मुझे यही डाउट है। स्पीकर है होता क्या है, तो जो तुम बोलते हो वो इससे वहां सुनाई देता है। नहीं, तुम्हारी वॉइस को कौन कैप्चर करता है? जब नहीं, जैसे मैं स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं और मैं तुमसे कोई सवाल पूछूंगा तो तुम चिल्लाओगे, तो तुम्हारी आवाज इसके थ्रू मुझे मिलती है। अच्छा, अरे भाई आगरा वाले कुछ बता सकते हैं क्या? काका कुछ बता सकते बेटा? माइक खराब हो गया है। अच्छा, यार आज हमने सुबह एक आगरा वाले बच्चों की क्लास ली थी, एक सवाल पूछा था, वो जवाब किसी ने संतुष्ट नहीं दिया, क्या कहते हैं उसको, अब सही आंसर नहीं दिया। हम ये पूछ रहे थे ताजमहल जो आगरा में है वो किसी दिन बंद भी रहता है? कि जैसे आदमी अगर कोई दूर से घूमने आए तो उसको ये अफसोस ना हो कि अरे यार आज तो ताजमहल की छुट्टी है। लॉकडाउन में बंद रहता है? आपस में बड़बड़ा लो। कोई एक आदमी बता दो कोई डे ऑफ होता है उसका? नहीं होता, एवरी डे ओपन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। नहीं आप आएंगे तो कि तुम्हें बता के थोड़ा आएंगे, साला अपना ट्रिप थोड़ा खराब करेंगे। अब सवाल ये है, अरे रुको यार 2 मिनट बचे, हमें अपना काम खत्म कर लेने दो। तो हम ये कर रहे हैं, जैसे अभी तुम बात कर रहे थे, मान लीजिए ऐसा ले लेते हैं और ये एक बी ले लेते हैं, ठीक। अब तुम ये कह रहे हो कि मान लीजिए सारी सिस्टम सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि ए की निगेटिविटी और बी की निगेटिविटी में अंतर है। तो हम ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए सपोज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी, सपोज। सो दिस एंगल विल बी θ1 एंड दिस एंगल विल बी θ2। हमें यही डिसाइड करना है θ1 θ2 पे क्या असर पड़ेगा, ठीक। तो अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, एवरी कंडीशन इज सेम, एवरी मतलब समझ रहे हो, द हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, सपोज द लोन पेयर्स ऑन ए विल बी सेम, तो डिसाइडिंग फैक्टर विल बी ओनली व्हाट, निगेटिविटी। तो मान लो इज मोर नेगेटिव, ठीक। अगर ए ज्यादा नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अगर ए ज्यादा नेगेटिव हुआ, बिल्कुल ये बॉन्ड पेयर्स जो होंगे ये बॉन्ड पेयर ए के पास जाएंगे यार। और अगर बॉन्ड पेयर को मैं अपने पास खींचूंगा तो बॉन्ड पेयर के बीच की दूरी कम होती जाएगी, और बॉन्ड पेयर की दूरी कम होने से रिपल्शंस बढ़ जाएंगे, एंगल इंक्रीज कर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी की निगेटिविटी से ज्यादा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ए के पास ज्यादा जाएंगे, जिसकी वजह से इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, रिपल्शंस, जिससे एंगल इंक्रीज कर जाएगा। यहां ऐसा नहीं, यहां ये दोनों दूर, यहां ये दूर, यानी इनके बीच की जो दूरी है और जो यहां इनके बीच की दूरी है उन दोनों में फर्क। जितना ज्यादा बॉन्ड सेंट्रल एटम की निगेटिविटी होगी वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को उतना अपने पास बुलाने लगेगा, और जितना ज्यादा वो बुलाएगा उनके बीच में रिपल्शंस बढ़ेंगे और एंगल इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि साफ समझ में आता है कि अगर ए की निगेटिविटी ज्यादा है तो θ1 की वैल्यू θ2 से ज्यादा। अगर ऐसा है तो जरा जल्दी से बता दो, अगर मैं बॉन्ड एंगल को कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें निकल के आना चाहिए? अमोनिया, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में सबसे ज्यादा, और सबसे कम बॉन्ड एंगल कहां निकल के आना चाहिए? एंटी। एंगल भी हम तुम्हें दिखा देंगे और सिर्फ आज दिखा के हैरान करके छोड़ देंगे, और वो हैरानी ये 107, 93, 92, 91, इतना 90 मतलब समझते हो? sp3 90, ये क्या कहना क्या चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 90 डिग्री पॉसिबल ही नहीं है। अरे भाई आप sp3 हैं तो 107 है, 104 ले लीजिए, 3 2 90 डिग्री, और सारे 90, एक तरह से देखो तो सारे 90। इसका मतलब सर एक झंझट है यहाँ पर, और वो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो आपने कहा, शायद इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। हम बाद में बात करेंगे कल की अगली क्लास में। तो इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। सर आपने लास्ट क्लास में तो उसका अपना ही है, वो तो उसके पास ही रहता है। नहीं, निगेटिविटी से लोन करके क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो शेयर